Namaskar, bhai और बहनों. Good morning, good evening, depending on the time you are which part of the world today. Today I am going to discuss the matter that is worrying everybody, that is the Manipur violence. But we will go it in a methodic manner to understand what is the background of Manipur, how things have changed there, what has happened that you suddenly find it in news, but why earlier it was not in news. Though there were a lot of issues that could have been discussed earlier also. To discuss this point with me, I have got a very eminent person from Manipur, Samurai, Samurai Lattam Premananda Sharma. He is a MA Sociology, trained in journalism, worked as a counselor in New Life Drug Detection Center, working for Drug Free Manipur, joined electronic media DDK Aankho Dekhi News, Sahara as Bureau Chief Manipur, worked as founding secretary of Northeast Sangathan Delhi based organization, and was executive editor of Northeast Quarterly Journal published from Delhi. So very right kind of qualification for us, for a person, a scholarly person who is from there, who has studied it in depth and has lived the life there. So with this small introduction, I welcome Premanand ji. Namaskar, Premanand ji. नमस्कार जी, नमस्कार. सो वेलकम फॉर दिस प्रोग्राम. और मैं आशा करता हूँ कि ये सुनने के बाद में हम लोगों के मन में, भारत के लोगों के बारे में जो एक विभ्रम है, कुछ हद तक उसका हल होगा और अधिक लोग समझ पाएंगे कि मणिपुर में हो क्या रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मणिपुर की इतिहास क्या है, आज़ादी के पहले का इतिहास. मणिपुर के राजा थे, वैष्णव राजा थे, और अपने आप को भारत के रामायण महाभारत से जोड़ते हैं. वो इतिहास क्या था और आज़ादी तक का, और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे. थोड़े में आप बता सकते हैं मणिपुर का इतिहास आज़ादी के पहले क्या था? नमस्कार सादा जी. मणिपुर का जो इतिहास है, एक हिस्टोरिक क्रॉनिकल है, उसको बोलते हैं चैथारोल खुमाबा. ये मणिपुर का जो 2000 साल का जो अपना जो मणिपुर का राजा है, इसको हम लोग बोलते हैं नोंगदा लेरेन पखंगबा. बस फर्स्ट उसको राज घोषित हुआ 33 एडी में. तो उसके बाद लगातार उसका लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन मैं 17वीं सदी 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में जोड़ना चाहता हूँ. उस समय एक मणिपुर का राजा थे गरीब निवास. ही वाज वेरी फेमस किंग एंड रूल्ड मणिपुर फॉर 36 years. वो 36 साल तक उन्होंने राज किया. उस समय एक मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य थे, और जो मणिपुर के साथ लगा हुआ बाउंड्री था वो बर्मा था. उसको म्यांमार राज्य बोलते हैं, उसको हम अवा बोलते थे. और म्यांमार और मणिपुर के आपस में जो लड़ाइयाँ थी, जो होती रहती है, वो होते रहते थे. तो उस समय गरीब निवास के समय मणिपुर के राजाओं ने मंडले तक, मणिपुर का जो बाउंड्री है, मंडले तक जाके उन्होंने राज्य स्थापित किया था. और गरीब निवास बड़ी डिप्लोमेटिक भी थे. उन्होंने अपनी राज परिवार से लोगों को भी जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, जो शादियां करवाई त्रिपुरा से, अपना बर्मा से और कछार से, इस पर होते गए. और गरीब निवास जो था एक रमादी धर्म, मतलब प्रभु राम जी के उसके अनुयायी थे, राम जी को मानने वाले थे. और आपको ये जानकर हैरान होगी, भारत में जो पुराने 200-300 साल पुराने जो राम मंदिर है, वो 10 राम मंदिर है रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जो 11वां जो राम मंदिर है वो मणिपुर में है, उसको रामदेव प्रभु बोलते हैं जी. और ये किसी को जानकारी है ही नहीं. और 300 साल पुराना हनुमान जी का भी मंदिर है वहाँ, आज भी उसको महाबली मंदिर बोलते हैं. वो हनुमान जी मंदिर, और ये करीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, ये है. उसके बाद गरीब निवास के बाद राजश्री भगतचंद्र आए. राजश्री भगतचंद्र के समय राजश्री भगतचंद्र ने जो गौरण्य चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी बने, उसके बाद श्री कृष्ण भक्ति के रूप में राजश्री भगतचंद्र ने मणिपुर की स्थापित किया. और वैष्णव जो धर्म है उसको एक राष्ट्र राज्य की धर्म के रूप में उस समय से आज तक मणिपुर एक वैष्णव धर्म को होते हुए चले आ रहे हैं. और मैं आपको छोटी सी ब्रीफ में बता दूं, जब गरीब निवास राजा थे उस समय, जैसे मैंने कहा, ये अटैक होते रहते थे बर्मा की तरफ से भी. तो 1823 में बर्मा ने वहां के अयोध्या के राजा थे, उन्होंने अटैक किया और मणिपुर को उन्होंने कब्जा किया. और उसने 7 years 7 साल तक उन्होंने कब्जा करके रखा. उसको 7 years ऑफ डिवास्टेशन.
मणिपुर को पढ़ के ले गए और बहुत बड़ी दुर्दशा उसमें रही मणिपुर की। तो 7 ऑफ डिवास्टेशन के समय जो मणिपुर के राजा थे, दे केम इन कांटेक्ट विद ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स भी बर्मा के साथ युद्ध करना चाहते थे, तो ब्रिटिश के संपर्क में आके ब्रिटिश की मदद से उसमें मणिपुर लेवी, सेलियट और चिटगांव में ब्रिटिश ने मणिपुर के जो घुड़सवार थे उनको ट्रेन किया। और उसके बाद जो 500 जो आज के मणिपुर लेवी के नाम से फेमस है, उन्होंने बर्मा पे अटैक करके मणिपुर पे अटैक करके मणिपुर छुड़ाया, फिर बर्मा के आर्मी को खदेड़ा बंदे तक। उसके बाद जो ब्रिटिश का संपर्क रहा, जो भी एक जोड़ना चाहता हूँ, जो ब्रिटिशर्स मणिपुर के साथ संपर्क में आए उस समय आज के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अपना कुकी चीन जो ग्रुप है, वो ब्रिटिशर्स बर्मा की तरफ से लाके मणिपुर में बसाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ। अच्छा। फिर मैंने बताया वो भगत महाराज जी आए, आने के बाद उनके साथ राज चला। राज चलने के बाद 1891 में ब्रिटिश और मणिपुर एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे। तो 1891 में मणिपुर इंग्लो मणिपुरी वार, और ब्रिटिश के 5 लोगों को मणिपुरी राजा दरबार में उनकी हत्या हो गई। उसके विरोध में बर्मा से, फिर असम से, फिर दिमापुर से, तीनों तरफ से मणिपुर अटैक हुआ। और 1891 में जो युद्ध हुआ उसके बाद मणिपुर राजा हार गए। हारने के बाद ब्रिटिश ने उनका कब्जा मणिपुर पर रहा। उसके बाद जो मणिपुर का महाराज कुलचंद्र, सभी आप जानते हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव में हम उसको याद करते हैं, उसको काला पानी की सजा हुई। अच्छा। तो काला पानी सजा होने के बाद उनको काला पानी अंडमान निकोबार भेज दिया गया, और ब्रिटिश ने दूसरी राजघराने के इसको चुरचांद महाराज करके उनको नियुक्त की। इस प्रकार नाम तो ब्रिटिश वो एक राजा के तो, लेकिन कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स। राजा थे लेकिन राजा का दरबार था, दरबार कौन कंट्रोल, पॉलिटिकल एजेंट कंट्रोल करते थे। तो इस प्रकार ये कंटिन्यू करके 1914, जैसे मैंने कहा 1949 तक चला। जो 1891 से 1949 के बीच में जो मणिपुर में जो वैली में जो रहने वाले वैष्णव संप्रदाय के थे, ब्रिटिशर्स ने 1894 में एक रिवरेंड पेटिग्रू, एक प्रीचर था क्रिश्चियन मिशनरी, उनको भेजा। उनको ब्रिटिश से लाए गए थे, साउथ अफ्रीका में थे, फिर वो ढाका में आए, ढाका से सिलचर में आए। सिलचर में उनको मणिपुर की पढ़ाई गई, लिखाई गई, मणिपुर का अच्छा नॉलेज था, उनको मणिपुर में भेज के एक, क्या नाम बताया आपने राजा का? ओ सॉरी, ये प्रीस्ट का? रिवरेंड पेटिग्रू रिवरेंड पेटिग्रू जी। उन्होंने 1884 में एक स्कूल की शुरुआत की, अभी भी वो स्कूल है। उस स्कूल में उन्होंने मणिपुरी भाषाओं को पढ़ाना और अंग्रेजी माध्यम को पढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन they just want to convert the Meitei to the Christianity, वो कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन उस समय हिंदुओं के प्रति इतना कट्टरता थी। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जो पढ़ाते थे तो बच्चों को हाथ में लेके आ का लिखना वो सिखाते थे, हाथ से पकड़ के। तो घर वापस आते थे वो नहा धो के, मतलब घर के अंदर आते, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स था वो अछूत है ऐसा मानते थे। अच्छा। उस कारण उनको लगा कि इम्फाल में कन्वर्ट करना जो है ये संभव नहीं है, क्या किया जाए। तो जो मणिपुर का पूरा नॉलेज हो गया, मणिपुरी भाषा को उनको पूरे ज्ञान थे, तो उसने क्या किया, जो मणिपुरी भाषा से सबसे लगने वाली भाषा है ट्राइबल डायलेक्ट्स में, जैसे आजकल कुकी भाषा है, माओ भाषा है, तांगुल भाषा है, तो उनको लगा कि जो तांगुल भाषा है वो मणिपुरी से लगभग मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 है, अमा अनि अहुम ये मणिपुरी है, अखा खनी खतुम ये तांगुल है। तो उनको लगा, तो he just went to उखरुल, मणिपुर से भी 80 किलोमीटर दूर है, उखरुल में गए। उखरुल में करके वहां पर उन्होंने स्कूल विद्यालय की शुरुआत की, और वहाँ के लोगों को उन्होंने धीरे धीरे करके कन्वर्ट किए। और जो वैली में जो रहने वाले हैं वो एज इट इज वैष्णव हिंदू रहे, और जो हिल्स में रहने वाले हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुए। और आपके एक ध्यान में ये है कि जो ब्रिटिशर्स का जो था, वैली महाराजा के पास थे, हिल्स उसके पास थे। पहले क्या थे, जब महाराजा जो रहते थे, साल भर में जो एक महीने हैं, अप्रैल मई में एक महीने में पूर्णिमा, सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, उसमें मेरा हाउ चोंबा मतलब जो जितने भी ट्राइबल जनजातियां हैं सभी लोग राजा के पास के, राजा को रॉयल्टी के रूप में, जैसे उनके यहाँ पर कोई अच्छी फसल हो गई उनको लाना, उस प्रकार से राजा को भेंट। तो एक कंटिन्यूटी थी, उसको ब्रिटिश ने रोका, नो
आप यू आर ए क्रिश्चियन, दे आर ए हिंदू, आप कैसे कर सकते हैं ये? और जो मतलब आज की जो दिख रहे हैं, ये मेरा मानना है कि जो ब्रिटिश का जो बीज जो आज से करीब 150 साल या 200 साल पहले करके गए थे, उसी का नतीजा हमको देखने को आज परिणाम है। तो आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय मणिपुर में मेतेई आबादी कितनी थी और कुकी और चिन वगैरह की आबादी कितनी थी 1947 में? 48 जब 1949 में ये मर्जर हुआ, उस समय मेतेई कितने थे और अन्य लोग कितने थे? मेतेई के लगभग 5-6 लाख के बीच में थे। एक्चुअली क्या है कि परसेंटेज में गिनेंगे अगर 70%, 65 to 70% मेतेई थे, तब भी थे 70% लगभग। जी जी जी। और क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक जगह कि ये आबादी जो थी कुकीज की, वो केवल 1% थी 1950 के आसपास, और अब वो 30% तक गई है, ऐसा बताते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। और जो मणिपुर की मेतेई की आबादी 44% तक रह गई है और 29% कुकी हो गए हैं। और 10% जो जगह है वो जो वैली में 10% लैंड है और 90% हिल में है। और वो जो 44% है आज, जो पहले 70-80% थे, वो उस 10% जगह पे रहते हैं और कुछ खरीद नहीं सकते वहां पर घाटी में, पहाड़ों में। पहाड़ के लोग शेड्यूल ट्राइब होने के कारण ये यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं, जबकि 90% लैंड उनके पास है। ये जो लैंड का एक्ट आया, शेड्यूल ट्राइब जो घोषित किया गया, ये 1951 के बाद में किया गया, नेहरू जी के समय। जी 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 जी। उसमें सरदार जी कुछ मैं तत्व को जोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है 1891 में जो सर्वे हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो सर्वे किए, उसके बाद 1931 में जो सर्वे किया, उसमें हिंदू ट्राइब्स जो कि मेतेई को भी हिंदू मानते थे, मेतेई को हिंदू बोल के हिंदू ट्राइब्स नाम से उन्होंने ब्रिटिश के सर्वे में सेंसस में आया है। तो उस समय स्वाधीनता के मतलब इंडिपेंडेंस होने के पहले या मर्जर होने के पहले ये हिंदू ट्राइब के नाम से ये अपना रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये एक स्थिति थी। उस समय कहीं पर भी जा सकते थे, लेकिन ब्रिटिश का नियंत्रण था। लेकिन जैसे हमने कहा, जब 1951 में जब मर्जर हुआ, मर्जर होने के बाद जब सर्वे हुआ तो उनको लगा कि हिंदूज आर जो वैली मोर डेवलप, उनको तो अन्य की तुलना में ये शेड्यूल ट्राइब देना सही नहीं होगा, इसलिए उनको सिर्फ नादा देके जो मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति, उनको शेड्यूल ट्राइब दिया गया। और जो यानी जब डेवलप हो गए उनकी वो गलती हो गई, इसके लिए उनका शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ले लिया गया। डेवलप और हिंदू होने का जो गलती जो है, एक विशेश्वर करके एक अंडरग्राउंड मिलिटेंट है, उनकी किताब है, उसमें इन्होंने लिखा है शब्दों में कि हमें हिंदू होने का सौतेला व्यवहार होने को मिल रहा है। इसमें एक चीज आपको जोड़ना चाहता हूँ, जो नॉर्थ ईस्टर्न में जो मणिपुर और त्रिपुरा, अब त्रिपुरा एक शाही परिवार है, त्रिपुरा जो शाही परिवार है उनके साथ मैट्रिमोनियल जो रिलेशन था वो था। आज भी त्रिपुरा में बहुत मणिपुरी है, लेकिन जो त्रिपुरा के राजा थे, मणिपुर की रानियों के साथ विवाह होती थी, इस प्रकार चलते थे। त्रिपुरा में जो राजा है आज के दिन में, दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो मणिपुर की रानियां जो गए इसको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, काम करने, दे आर ऑल जनरल कैटेगरी। यदि आप त्रिपुरा के राजा शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, उनके रानियां जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, जो मणिपुरी रानी में बता रहा हूँ। और जो उनके हेल्पर्स जो हैं, उनका काम करने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, जैसे विवाह होते हैं तो मतलब हजारों की संख्या में रुक जाते हैं उनके साथ रहने के लिए, वो जनरल कैटेगरी में है। पीपल इन त्रिपुरा सफरिंग, द मेनी पीपल त्रिपुरा सफरिंग, ये किसी को जानकारी नहीं है। अब अहोम जो है, अहोम किंगडम, अहोम राजा है, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में आने के लिए प्रक्रिया चल रही है। और ये जो मैंने कहा कि जो हिंदू, जो विशेषज्ञ जी ने लिखा है हमें हिंदू होने का, 1962 में, अब नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, एक रिवरेंड पीटर स्कॉट करके एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो काम करते थे नागालैंड में। नागालैंड जो राज्य बना, आपको भी जानकारी होगी, 2 जिले, एक अरुणाचल से चोइनसांग और असम से नागाहिल डिस्ट्रिक्ट, 2 जिलों को बना के नागालैंड को राज्य दिया गया। उस समय मणिपुर में भी मणिपुर को राज्य देने के दर्जा चल रहा था। तो मणिपुर में जो उग्रवाद और जो ये स्थिति शुरू हुई है, ये नागालैंड राज्य दर्जा देने के बाद ही शुरू हुई है। क्यों? जैसे मैंने कहा, हम तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे, हम भारत के साथ जुड़ गए, भारत के साथ हमारे वो रही,
लेकिन उनको नहीं दिया गया। जब नागा राज्य है 2 जिलों, जैसे मैंने कहा, नेहरू जी ने रेवरेंड पीटर स्कॉट के साथ बातचीत करके, शांति वार्तालाप करके उनको जिला दिया गया। इसके बाद ही मणिपुर में जो उग्रपंथ के जो गतिविधि शुरू हुए, उसके बाद ही शुरू हुआ है। ये एक सोचने वाली बात है। तो उसके बाद जैसे आपने कहा, ये हिल और वैली का, और वैली जो है आप कह रहे हैं 10%, मैं कहता हूँ 8%, क्योंकि उसमें लोकताक लेक है, बड़ा एक फ्रेश वाटर लेक है, और वहां पर इतनी अभी 100 के आसपास विलेजेस हैं, ट्राइबल विलेजेस, जो जनजातियां विलेजेस भी वहाँ है। जैसे आपने भी सही कहा कि वहां पर मैती लोग जाके पहाड़ में तो नहीं रह सकते, लेकिन जनजातीय लोग इम्फाल में आके रह सकते हैं। ये भी एक मुद्दा रहता है समय समय पर। और लगभग मेरा ख्याल 1990 के बाद में तो ब्लॉकेट वगैरह बहुत ज्यादा हुए, वायलेंस भी हुए। तो ये ब्लॉकेट की प्रक्रिया है जो जनरली नागा लोग करते थे, और जो अब जाके कुछ समय से शांति हुई है, तो यह जो अशांति मणिपुर में चलती थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, तो लोगों के मन में एक तो भ्रम जाए कि पहले कुछ होता ही नहीं था, अभी कुछ होने लगा है, तो फिर आज की परिस्थिति समझने में आसानी होगी। जी, ये 2010 में 3 महीने का मणिपुर ब्लॉकेट हुआ था। 3 महीने का नागाओं ने इसको ब्लॉकेट किया, यूनाइटेड नागा काउंसिल। 3 महीने का? 3 महीने। और हम लोग एक हमारे कुछ शुभ चिंतक हमको एक करके हम लोग एक डेलीगेशन लेके आए थे, मैं उसमें डेलीगेशन में था। उस समय हम लोग ऑल पॉलिटिकल पर एक नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी असद आए थे, और सभी लोग, डॉक्टर करण सिंह उस समय साहब सोनिया गांधी जी के एडवाइजर्स थे, राहुल गांधी जी, सीताराम येचुरी, एल सबसे मिले थे। जब मिले तो हमारे एक परिचित वो अपने गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि आप मैप लेके जाइए, क्योंकि मणिपुर समझते थे। तो हम मैप लेके गए। तो जब हमने ब्लॉकेट की बात की तो बोलते क्या ब्लॉकेट भाई साहब? एक उदाहरण के लिए, दिल्ली से बाहर जाने के 100 रोड से, सारे मुंबई से बाहर जाने के आप कितने रोड है, मणिपुर से बाहर जाने के लिए 2 रोड्स हैं। एक तो इम्फाल दीमापुर हाईवेज और एक इम्फाल जिरीबाम सिलचर हाईवेज। यदि इन दोनों को ब्लॉक किया जाए तो मणिपुर में बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ब्लॉकेट जो है उस समय बोलते थे इकोनॉमिक ब्लॉकेट। इकोनॉमिक ब्लॉकेट का अर्थ क्या है, किसी को यहाँ के जो मीडिया उनको मालूम नहीं था। इकोनॉमिक ब्लॉकेट माने जो खाने पीने का सामान, गैस, पेट्रोल, उनको रोकना। आप पैसेंजर जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जितने भी खाने पीने का सामान है, क्या कारण था, कारण क्या दिया गया इसके ब्लॉकेट का? एक NSNIM का जो चीफ था मिस्टर थंगलुम मुइवा, वो मणिपुर जाना चाहते थे, लेकिन उस समय की सरकार ने उनको रोका। उनको रोकने का कारण था कि यदि वो आएंगे तो वहाँ पर टर्मोइल होगी, हिंसा होगी, मैते और नागा के बीच में झगड़े हो सकते हैं, इसलिए उनको रोकने नहीं दिया, उनको नागालैंड में ही रहने दिया। लेकिन जब हम दिल्ली आए तब राहुल जी को हम लोग ये मैप दिखाया, हैरान हो गए। तो जब दिल्ली आके जब बताया गया कि इस प्रकार से मणिपुर 3 मई से बंद है, और उस समय पेट्रोल का पर लीटर 40 रुपए था, और गैस का जो 200 रुपए थे, और पहुंच गए थे 2000 रुपए। गैस का जो है 2000 रुपए, पेट्रोल जो है 200 रुपए। और वहां के लोगों को इतनी दिक्कत होनी पड़ी कि पेट्रोल के लाइन के लिए 2-2, 3-3 दिन खड़े होने पड़ते पेट्रोल लीटर लेने के लिए। जब दिल्ली में आए, दिल्ली में सभी पॉलिटिकल पार्टी से मिले, फिर उसके बाद सारी बातचीत करके हल करके उसको निकाला गया। मेरा इस बात पे कहना है कि जब भी किसी ट्राइबल्स को, क्योंकि ये जो मणिपुर जो है ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में 2000 वैली में है, 20,000 पहाड़ है, तो उसको रोक देते थे, किसी अपने डिमांड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, ये आने के पहले, एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, वहां पर रिक्रूटमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहे थे। तो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 35% रिजर्वेशन ST है, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में ये नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 7%, 8% है। तो उन्होंने कहा यदि जो आप 35% रिक्रूटमेंट का जो रिजर्वेशन है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में लागू नहीं कर, हम ब्लॉकेट कर देंगे। कोई भी मुद्दे हो, उनका कोई मुद्दे मानवानी हो तो ब्लॉकेट करना, ये उनका चलता रहता है। लेकिन कुछ ही तरह बातचीत करके करके लगभग 6 साल से ये ब्लॉकेट बंद हो गए थे, क्योंकि ब्लॉकेट और इसी तरह, हाँ बिल्कुल, ये अभी पिछले सालों में ब्लॉकेट बंद हुए। लेकिन जिस प्रकार के दंगे भी हुए, 1991-92 में भी हुए थे, 91-92 में भी दंगे हुए थे, उसके बाद 93 में आपको सर मैं को ब्रीफ बताना चाहता हूँ। 93 में हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए, 3 मार्च, हिंदू मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम के। उस समय एक लिलोंग करके मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है,
उसमें दो हिंदू दंपतियों को कोई अफवाहें फैल गई, उसके बाद उनको उनके कार पे आ रहे थे, उनको मार दिया गया था, जलाते, इस प्रकार से दुर्घटना हुआ है। उसके बाद सारे हिंदू लोग खड़े हो गए, लेकिन एक दिन का रहा, अगले दिन वो खत्म हो गए। उस मुस्लिम भाई भी उसमें वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ, लेकिन मुस्लिम उतनी मात्रा में नहीं जितना हुआ है। लेकिन उसके बाद 93 में भी कुकी और नागाज, जो कुकी विलेजेस हैं, एक मोरे करके बॉर्डर टाउन है, तो उसमें कंट्रोल करना चाहते। जैसे आपने कहा, मोरे जो है ये बॉर्डर टाउन बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, एक ये कमर्शियल हब है, उस पर कब्जा करना चाहते थे। उसमें नागा विलेजेस भी थे, कुकी विलेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि दूसरी तरफ जो भी है वो कुकी चिन मिजो ग्रुप के हैं, तो उसका एक फायदा उनको रहता था। तो उसने कुकियों के साथ नागा को लगभग ये 2 साल तक चला सरदार जी, कुकी और नागा के जो लोग हैं, और हजारों की संख्या में लोग मरे, क्योंकि वो वैली में फोकस नहीं था। उस समय मैतेई जनजाति और मैतेई समाज के लोगों ने दोनों को मदद करके पेसिफाई करके शांति प्राप्त हुई। तो उसके बाद 1997 में आपको बड़ी उसमें वो लगेगी, कुकी चिन मिजो ग्रुप में 2 कम्युनिटी है, एक कुकी है, दूसरा पाइटे है। तो चुरचानपुर जिला आज के जो सेंटर जो है ना, आज की घटना में चुरचानपुर में ही घटना हुई, उसमें पाइटे और कुकी उनकी मतलब क्लासेस हुआ दोनों में, वो भी 5-6 महीने तक चले, लेकिन वो थोड़े शांति हो गए। फिर 2004 में असम में कार्बी और कुकी के हुए। मतलब मैं किसी कुकी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, उनकी जो मतलब कुकी नागा, फिर कुकी पाइटे, फिर कुकी कार्बी, ये क्यों हो रहा है, इसमें एक सोचने वाली बात है। पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, नागा का कोई दूसरे के साथ नहीं हो रहे, फिर कार्बी की किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ नहीं हुए। ये जो है मतलब इसमें इन डेप्थ कि क्यों, क्या कारण है कि कुकी ही सबसे लड़ रहे हैं, इसका क्या कारण, क्या मसला है इसमें, ये एक सोचने वाले बात। कुकी कार्बी भी 2004 में जो कुकी कार्बी हुए, उसमें भी बड़ी, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में इसमें बड़ी नुकसान हुआ। तो ये बड़ा एक मतलब दुखद घटना है। किसी भी व्यक्ति का जान माल, किसी का वो होना, निर्दोष लोगों का जान माल जाना ठीक नहीं है। लेकिन जनरली अभी आपने कहा पहले दंगे मुसलमान है, तो मुसलमान कितने हैं वहां पर? मुसलमान करीबन नहीं, मुसलमान को वहां पर मुसलमान नहीं कहते, पांगल बोलते हैं। ये करीबन 300 साल पहले आए थे। अब इसलिए मैं पांगल बोल रहा हूँ, उसका मणिपुर के मुसलमान लोग बुर्का नहीं पहनते थे, ट्रेडिशनल मणिपुरी ड्रेस पहनते थे। और जो मणिपुर के राजाओं ने उनका नामांकन मतलब जैसे मेरा नाम समूरलत्पम प्रेमानंद शर्मा है, ये समूरलत्पम वहां के आइडेंटिफाई करने के लिए, मणिपुर का आइडेंटिफाई करने के लिए राजाओं को दिया हुआ नामांकन है। उसी प्रकार से मुसलमानों का पुखरीमयम मोहम्मद तोम्बा, जो पुखरीमयम क्या है, पुखरीमयम मतलब जो पुखरी जो उसको खोदने वाले लोगों को पुखरीमयम बोलते हैं। तो उस प्रकार से मुसलमान का नामांकन करके पांगल जो है वो थे। लेकिन गत कुछ सालों में कुछ देवबंद से इतने जो वहां से आके वहां पर मस्जिद मिला के आप शिया है, आप सुन्नी है। पहले वहां पर शिया सुन्नी कोई नहीं था, पहले मुसलमान को पांगल बोलते थे। मणिपुर में ब को बोल नहीं सकते थे। बंगाल से जो आए हुए लोग थे, कारीगर के रूप में मुसलमान आए थे, उसलिए पांगल ये नामांकन। और मणिपुर का इसको आप मणिपुराइजेशन कहिए। मणिपुर राजाओं ने उनके रहने की व्यवस्था की, उनके साथ पारिवारिक संबंध जो मैथिली लोग के साथ उनका संबंध करवाए, इस प्रकार से रह रहे थे। लेकिन 15-20 सालों में एक वहां पर बुरखा पहनना शुरू हो गया। अभी आपको हैरान होगा, बुरखा पहनना शुरू हो गया। पहले मस्जिदें बहुत कम थी और ये सब प्रक्रिया जो वो नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो भी हो रहे हैं। अब मुस्लिम 8 से 10% के बीच में वहां पर मुसलमान है। और अभी एलिगेशन ये लग रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स, बर्मा में जो रोहिंग्याज है वो भी मणिपुर में पकड़े गए। अभी बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम जो बांग्लादेश में जो रहते हैं बॉर्डर में, वो भी पकड़े गए। तो अभी ये भी इसलिए वहाँ के जो लोग हैं एनआरसी, इतनी जो आज के दिन में भी जो स्टेशन कर, उनको भी मांगे कि एनआरसी इंप्लीमेंट कीजिए, जिससे कि जो बिजनेस पीपल है वो बच सके। नहीं तो जैसे तो अधिक हाँ जी जो अधिक दंगे जैसे आपने कहा कि कुकी और मैती में होते हैं, जनरली व्हाट इज द स्पार्क, कारण कैसे निकलते हैं? अभी तो जैसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया तो एक कारण बना, लेकिन पहले कारण क्या बनता था ये दंगे होने का? नहीं, जो मैं आपको थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ, शेड्यूल ट्राइब को जो दर्जा दिया उसमें जो 8 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनका प्रोटेस्ट रैली हुआ,
उनका आंसम करके ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने उनको ऑर्गेनाइज किया। 8 जिला है, उसमें 2 बहुल्य वो एरिया है, कुकी डोमिनेंट एरिया। एक चुरचानपुर है, दूसरा कांगपोकपी। 100% कुकी कांगपोक में। और जो 4 जो है नागा एरिया है, उसमें उखरुल है, सेनापति है, तमेंगलोंग है, चंदेल है। चारों में प्रोटेस्ट रैली हुई 3 तारीख को, और चारों में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। और वो छोड़ी कुकी एरिया जो कांगपोक पे, वहां पर भी कोई घटना नहीं हुई, केवल चुरचानपुर में किया हुआ। ये बड़ा प्रश्न है जो आप कह रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो शेड्यूल ट्राइब को दर्जा देने के कारण ही ये दंगा हुआ है। यदि शेड्यूल ट्राइब देने के कारण दर्जा होता तो कांगपोकपी में भी दंगा हो सकता था, होना था कांगपोकपी में भी। नागाएरी में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, नागाएरी में भी दंगा होना था, वहां नहीं हुआ। तो चुरचानपुर क्यों? ये जो चुरचानपुर घटना है, चुरचानपुर लगा हुआ है म्यांमार से, वहां पर अभी जो लोगों का आरोप ये है कि जानकार लोगों का कहना ये है कि वहां पर बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट जो बनमार्च आ गए हैं, और उस रैली में एविडेंस भी है, बंदूक लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, उसमें वीडियोस हैं। मैं पढ़ रहा था, बहुत बड़े बड़े हथियार लेके निकल रहे थे जी उस रैली में। लेकिन कांगपोकपी में जो कुकी रैली किया उसमें तो कोई हथियार वाले नहीं थे, और जो नागाएरी एरिया में भी उसमें कोई हथियार वाले नहीं थे। ये कांगपोकपी में रैली। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। 27 तारीख को वहां पर एक वहां के एमएलए हैं, उसका नाम है LM खोकते। वो उसके एरिया में एक जिम का इनॉग्रेशन करने वाले थे 28 तारीख को, 28 अप्रैल। उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन साहब जी आने वाले थे। तो 27 तारीख की रात को उस जिम के इनॉग्रेशन का जो है उसको जला दिया गया असामाजिक तत्वों ने। अच्छा। तो 27 को जलने के बाद फिर बीरेन जी का फोटो वगैरह थे, उसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया कि आप बताओ ये, मतलब क्यों था कि ये एक आपस में राइवलरी थी। जो विधायक थे, इनके विरोधी थे, उन्होंने जला दिया। अच्छा। पर्टिकुलर कुकी कम्युनिटी नहीं जलाया, आपस में राइवलरी थी। तो उसमें जो कोई भी विधायक जो है साल भर का सालगिरह मनाना, ये करना उनको अच्छा नहीं लगा होगा, कोई भी कारण हो। अब तो सारा एक हाईकोर्ट की वो इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं इसमें कंक्लूजन में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो तथ्य है, 27 को ये घटना घटी। 27 को घटना घटने के बाद कुछ लोग पकड़े भी गए, 6 लोग पकड़े गए एज पर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर, और वहां पर कुछ पुलिस भी भेजी गई। जब बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद लगा कि यहाँ शांति हो जाएगी, तो पुलिस फोर्स को वापस बुलाया। 6 लोग पकड़े थे, उनको छोड़ दिया गया। तो उसमें एक माहौल ये बन गई थी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये आशंका थी कि जैसे आम लोग जो थे उनको वासे की चुरचानपुर में कुछ ना कुछ घटना हो सकती है, कि कोई टेंशन में है। फिर तो जैसे मैंने कहा 3 तारीख को जो एक सरकार ने जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वहां से लोगों को हटाना चाहिए, उनके विरोध में जो फॉरेस्ट का जो ऑफिस उनको जला दिया गया था। तो उसके जलाने के बाद ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ। तो प्रोटेस्ट मार्च जब शुरू हुआ तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो हथियारबंद लोग थे, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो दंगा में जो उसमें घी डाले काम हो, र्यूमर्स। स्टेट राज्य सरकार ने उसको उस समय सोशल मीडिया को बैन नहीं किया, तो उसमें रूमर्स फैल गई। हम लोग देख रहे थे 3 तारीख को कि मैती लोगों के घर जला दिए गए। किसने जलाया, किसने नहीं जलाया? कुकी लोग कह रहे हमने खुद जलाया, मैती लोग कह रहे कुकी ने जलाया। ये तो आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करके सामने आएगी। लेकिन मैती लोग जो फेसबुक में लाइव वगैरह चल रहे थे, उसमें लगा कि कुकी लोग आके घर जला रहे हैं मैती लोगों का। उसके एक आक्रोश, मैती लोग भाग रहे थे। एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो अपने ही राज्य में भाग के आ गए। अब वो बीवी बच्चे के साथ भाग रहे, इमोशनल कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, अपने राज्य में हम शरणार्थी कैसे बन गए। इसका जो इमोशनल जो था, जैसे सोशल मीडिया ने बहुत ही फायर की तरह एक आग की तरफ फैल गई। और उसी मतलब 4-5 बजे की घटना चुरचानपुर में हुई। उसके बाद ये घटना इम्फाल में करीब 8-9 बजे तक फिर वायरल होना शुरू हुआ सोशल मीडिया में। वहां पर चुरचानपुर में हमारे घर जला देखे, आप क्या कह रहे हो, ये सब थे सोशल मीडिया में। उस समय तक सोशल मीडिया प्रतिबंध नहीं था। तो उस समय बाद जब युवाओं थे सड़क में आने के बाद जितने इम्फाल के आसपास के जो कुकी चिन समुदाय के लिए, उनको घर को जलाना शुरू कर दिया। जो अभी तक का जो तथ्य है, रात को इम्फाल में कोई दिन में दोपहर में दंगे नहीं हुए, दंगा हुआ चुरचानपुर साइड में, लेकिन रात को तो यहाँ पर जलाना शुरू हुआ। धीरे धीरे फैल की जितने कॉलोनीज वगैरह थी। 4 तारीख तक ये
जो इंटरनेट वगैरह था ये बंद किया, लेकिन तब तक तो बहुत सारी जगह पर ये फैल चुकी थी। उसके बाद अभी जो 5 हाँ जी, जी प्लीज बताइए। प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ जी, कैरी जी, ऑन। तो 4 तारीख 5 आवाज तारीख में लॉ एंड ऑर्डर का जो है उसमें थोड़ा सा एक सतर्कता रहती तो उसको रोका जा सकता था। तो इसमें जो इस प्रकार का ये वातावरण बना वहां पर दंगे हुए, जिस प्रकार से अभी लोग फोटो छाप रहे हैं, चर्च जला दिया, अरे वो क्रिश्चियन बस्ती जला दी, चर्च जला दिया, यहाँ के दूसरे लोग कह रहे हैं मैतेई मंदिर जला दिए। तो आक्रमण तो पहले ये जो हुआ जैसे बताया एजिटेशन के बाद 3 तारीख को दंगे हुए, तो ये रिटेलिएशन शायद उसके बाद हुआ होगा जी और दंगे फैले। जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी चुपचाप बैठी रही, उसने भी जितना एक्शन लेना चाहिए लिया नहीं, ऐसा आप जी मानते हैं, ऐसा आपको लगता है? तो जी इसके पीछे अगर हम कहें इसके पीछे कोई धार्मिक भावना है कि केवल ट्राइबल झगड़े हैं, क्या है ये कि एक तरफ नहीं, क्रिश्चियन है एक तरफ हिंदू है, सामाजिक ऐसा कुछ विरोधी है या? हाँ, तो क्या है मतलब, नहीं, मैं इसको कम्युनल एंगल में देना नहीं चाहता, लेकिन क्या वो भी एक कारण हो सकता है कि ट्राइब्स के आपस के कंपटीशन का मेजर कारण, या कुकी जो बाहर से आए हैं जैसे आपने कहा रोहिंग्या, और ये जो म्यांमार से लोग हैं उसके कारण जो संख्या बढ़ रही है उसका एक दबाव था जिसके कारण दंगे होने शुरू हुए, कि क्या हुआ? उसमें क्योंकि ये तो एक जो संख्या बात। लगातार बढ़ी रही थी, संख्या तो जी जी लगातार जी बढ़ी रही थी, अचानक तो हाँ बढ़ी जी, हाँ नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें एक जो मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, ये मीडिया के उसमें सामने नहीं आ रहे हैं। 1 महीने पहले एक टी रामानंदा करके एक मैतेई पास्टर, मैतेई है, कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में, पास्टर है। हम्म उन्होंने एक जो जो क्रिश्चियन के जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें जो मैतेई समाज के जो रीति रिवाज है, जैसे मैं आपको उदाहरण उनका शब्दों में बोलता हूँ, जब मृत्यु होती है किसी का, तो मृत्यु होने के बाद हम संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद हम जब घर में आते हैं तो घर में एक तायरेन करके, एक जैसे तुलसी का देवी का पौधा, उस प्रकार से वहां पर वो तायरेन करके एक पौधा है, उसको पानी में डालकर हम छिड़कते हैं तो जिससे कि जो जब पाप हैं वो चले जाए, इस प्रकार की एक हम्म मान्यता है अभी भी। हम्म तो उसको उन्होंने एक मजाक बना के कि लोगों को सामने सामूहिक में वीडियो बना के उन्होंने कहा कि मैतेई लोग, खुद मैतेई हैं, कन्वर्ट हो गए, उन्होंने कहा कि मैतेई लोग इस प्रकार से मरते हैं, मरने के बाद जब आते हैं तो तायरेन से उसको पानी छिड़कते हैं और कहते हैं पाप खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने तो ही करके इस प्रकार से एक अभद्र वीडियो बनाया। उसमें जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनको ठेस पहुंची थी, उसका विरोध हुआ, उसको पकड़ने भी ले गए। तो उसके बहुत सारा वीडियो जो है, एक क्रिश्चियन पास्टर जो खुद मैतेई है और मैतेई समाज के विरोध में इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं, हम्म इसमें लोगों का एक आक्रोश था। तो उस प्रकार जो मैतेई समाज के जो उन्होंने शब्द जो प्रयोग किए ना, उसमें थोड़ा सा थी कि ये रामानंद किया ये। और आपकी जानकारी में बता दूं, जो जितने भी चर्च जले हैं इम्फाल के आसपास के अंदर, हम्म उसमें जो कुकी समाज के लोग, बहुत कम चर्च है कुकी समाज के, बहुत, अच्छा और उसमें ज्यादातर जो है मैतेई समाज के चर्च है। अच्छा। मैतेई समाज के कुछ लोगों ने तो तो जो अपने क्योंकि उसमें एक एंगल भी है, चुरचानपुर में जो मैतेई समाज के लोग थे जो कन्वर्ट हो गए, एक व्यक्ति था जो उन्होंने कुकी अपना एक महिला से विवाह किया, शादी किया, वो पास्टर बन गए, उनको लगा कि मैं बच जाऊंगा, उनकी हत्या हो गई। ये जो है ये कम्युनल एंगल जो है, यदि मैतेई क्रिश्चियन भी है तो यू नो सेफ। अब जितने भी चुरचानपुर जो भाग है उसमें 50% क्रिश्चियन है। ये हम्म किसी यहाँ के मीडिया को पता नहीं, और बार बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इज बिटवीन द क्रिश्चियन एंड हिंदू। ये हिंदू क्रिश्चियन नहीं है, ये हम्म पर्टिकुलर जो एक लोगों को इतना बड़ी अपेक्षा में होगी तो किसी को आशा नहीं था, हमको भी आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में होगी। हम्म लेकिन जो हो रही है तो उसमें जो मैतेई समाज जो कन्वर्ट होगी वो भी सफर कर रहे हैं, वो भी भाग के इधर आ रहे हैं। लेकिन कुकी समाज है तो कोई हिंदू में तो कन्वर्ट नहीं हो, हम्म कुकी समाज तो सारा अभी क्रिश्चियन ही है। लेकिन मैतेई समाज जितने लोग कन्वर्ट हुए उनको सबसे ज्यादा मार उनको खानी पड़ी। अच्छा। चुचारपुर में तो कोई मैतेई है नहीं अभी, लेकिन वहां के जो अधिकतर हम्म लोग थे वो क्रिश्चियन थे, उनके क्रिश्चियन के बीच में रहने के कारण। तो हम्म ये एक नया जो है लोगों को, अब मुझे लगता है कि जितने भी मीडिया वालों ने अंदर जाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन हो उसमें भी ध्यान रख के काम होगा, ऐसे मुझे हम्म। तो अभी तो समस्या जो है उसमें कुछ सुधार हुआ नहीं है, जैसे अमित शाह जी आए उसके बाद भी दंगे रुके नहीं,
जी सरकार को क्या एक्शन लेने के कहा, तो अभी तक कोई एक्शन लेने के बाद भी कुछ कंट्रोल हुआ नहीं है। जी तो आपको क्या लगता है इसका उपाय क्या है? जी मैंने मैं भी एक मैतेई हूँ, मणिपुरी हूँ। मैतेई भी हूँ, मणिपुरी हूँ। मुझे तो किसी भी तरह से शांति आए, ये मेरी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना भी है। मैंने एक नागा के नेता से बात की और मैंने उनसे पूछा कि जो नागा और कुकी के झगड़ा वो कैसे शांत हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो कुकी का जो एपेक्स बॉडी है उसको बोलते कुकी एनपी, और जो यूनाइटेड नागा काउंसिल उनसे बातचीत करके शांता वार्ता के बाद ही शांति आई है। जो अभी जो मुझे तो लगता है कि शांति वार्ता करने की अति आवश्यकता है। अब भारत सरकार मैतेई कम्युनिटी के साथ बैठे, पहले उनके साथ उनकी जो मांग है, अमित शाह जी आए, अच्छी बात है, फिर दोबारा वो मांग करें, बैठे दिल्ली में आए, दिल्ली में बैठे, कुकी समाज के लोग आगे बैठे, फिर इन दोनों को मैतेई समाज कुकी समाज साथ में बैठे। जब तक आप शांति वार्ता नहीं करेंगे, ये हिंसा और मारकाट जो है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले पीस। दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। ये कुकी जो अभी आरोपी हैं कि कुकी के पास बंदूकें हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं मैतेई गांव को, वो रोकें। जैसे इम्फाल एरिया में आसपास के गांव, मेरे घर के 21 किलोमीटर तो वहां पर कुछ मैतेई गांव है, ऊपर में कुकी है, वो फायरिंग कर देते हैं, तो दहशत में आ जाते हैं। अभी खेती का मौसम है, बरसात हो रही है, खेत में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं फायरिंग हो जाएगी। ये जो कुकी गांवों से कुकी मिलिटेंट जो फायरिंग जो जो हो रही है उसको रोकना अति आवश्यक है। जब तक फायरिंग नहीं रोकेंगे तो मैतेई समाज भी कहते हम सेफ नहीं है। हम सोचते हैं कि उसको बंकर को क्यों ना तोड़ा जाए, जो आर्मी का मिलिटेंट कैंप उसको ना क्यों ना तोड़ा जाए। तो आश्वासन चाहिए कि हम उसको एक, इसलिए शांति वार्ता होने के बाद ही, दोनों को पिस्टल में आने के बाद शांति वार्ता लीड कौन करेगा? कम्युनिटीज करेंगी? सरकार तो नहीं कर रही शांति वार्ता में पहल, या उसकी पहल फेल हो रही है? तो उसका कारण क्या है कि उसकी शांति वार्ता की पहल सरकार नहीं? अभी तो शांति वार्ता है, मतलब सरकार की तरफ से पहल के बाद ही हो जाएंगी सरदा जी, क्योंकि सरकार में पॉलिटिकल ना हो, नॉन पॉलिटिकल लोगों को बुलाए, उनसे बातचीत करें, उनके साथ बैठे, उनके बात को सुने, उसके बाद ही शांति वार्ता आ जाए। मैतेई के लोग के साथ भी बैठे, कुकी के लोग के साथ भी बैठे, क्योंकि दोनों तरफ हानि हुई है। हजारों की संख्या में मैतेई का पलायन भी हुआ है, हजारों की संख्या कुकी का पलायन हुआ है। अभी देखिए 55 दिन हो गए। अभी सबसे बड़ी मैं आपके माध्यम के थ्रू से आग्रह करना चाहता हूँ, वहाँ पर इंटरनेट बैन है आज के दिन में। आप मैं और आप जो बात कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहे हैं, वहां पर जो बच्चे 12वीं पास करके जो बच्चे हैं, उनका भविष्य अटक गए हैं। बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म करना, ये करना। तो मेरी आग्रह इतनी थी, यदि इंटरनेट बैन करना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कीजिए। आप फेसबुक बैन कीजिए, ट्विटर बैन कीजिए, इंस्टाग्राम बैन कीजिए और व्हाट्सएप बैन कीजिए। इसकी जगह वो सारे इंटरनेट बैन करेंगे तो बिजनेस ठप हो गए वहां पर। आजकल जितने भी ऑनलाइन वगैरह है वो भी ठप हो गए। तो सरकार इस प्रकार से एक मैकेनिज्म निकाले जिससे कि इंटरनेट चालू हो, पटरी पर आने की प्रक्रिया शुरू करें। जी, लेकिन ऐसा प्रयत्न अब तक हुआ नहीं है, सफल नहीं हुआ। सरकार की तरफ से सरकार ही पहल करेगी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये जो शांति की प्रक्रिया सरकार कर नहीं रही है, कर नहीं पा रही है। सरकार कर रही है, लोगों ने, लेकिन सरकार ने एक पीस कमेटी बनाई थी। तो पीस कमेटी में जो पीस कमेटी के लोग, कुछ लोगों ने उनको रिजाइन किया। उनका कहना था कि हमसे बिना पूछे उनको कमेटी में डाला गया। तो उस प्रकार की बात निकल के आई है। लेकिन पीस कमेटी में ज्यादा बड़ा ना बना के छोटा पीस कमेटी बने, पहले बैठना शुरू हो। पीस कमेटी बनी, पीस कमेटी बैठक अभी तो नहीं हो पाई। तो यदि पीस कमेटी बन के भी कमेटी की बैठकें करवाना बहुत ही जरूरी है। कमेटी बन गई, कमेटी में जो कुछ लोग रिजाइन किए, इस्तीफा दे दिया, इसलिए कमेटी नहीं बैठ पाई। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस कमेटी बने, इस कमेटी को किस प्रकार से, जो कमेटी बनी उसमें क्या गलतियां थी, क्या त्रुटियां थी, उनको ढूंढें और जल्दी से जल्द उनको बुला के, उनको बिठा के बातचीत करें। बातचीत एक माध्यम है, शांति एक माध्यम है। दोनों तरफ से, वहाँ के लोग भी शांति चाहते हैं, इधर के लोग भी शांति चाहते हैं, लेकिन इसको एक साथ बैठने की अति आवश्यक। बिल्कुल, आपने प्रेमानंद जी बहुत ही अच्छा एक 40 मिनट के अंदर पूरी जो बातचीत है, मणिपुर की इतिहास, मणिपुर का सामाजिक और धार्मिक, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का समाज कैसे किस परिस्थिति में निकल रहा है, निकल चुका है, उसके बारे में थोड़े में बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं आशा करता हूँ कि YouTube सरकार में काम करने वाले लोगों तक भी पहुँचे, वो भी देखें और विचार करें। और लोग जो भ्रम में है कि कैसा मणिपुर में हो रहा है और अचानक कुछ नया हो गया, ऐसा नहीं है। तो मणिपुर का एक इतिहास है, ट्रबल्ड हिस्ट्री जिसको कहते हैं, खासकर आज़ादी के बाद, 51 के बाद।
उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जो पिछले 6 साल की शांति थी अचानक भंग हुई है, तो उस पर सरकार अर्जेंटली काम करे, आशा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद जी, और फिर मौका मिला तो इसके बारे में और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।